मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं लियोनाइडस को, जिसका मृत शरीर मैदान जंग में पड़ा होता है, जिसका गला जर्क्सीस अपने तेज धार हथियार से काट लेता है और उसका सर लेकर चला जाता है। ऐसा होने से पहले ही आर्कल्स ने लियोनाइडस को आगाह किया होता है कि स्पार्टा की शिकस्त होगी और पूरे यूनान की शिकस्त होगी। फारसी यूनान की आग एथेंस को राख का ढेर बना देगी और जब राख हवा में बिखर जाएगा तब बचेंगे सिर्फ एथेनियंस और दुनिया की किस्मत का फैसला उनके उठाए हर एक कदम से होगा। सिर्फ एथेनियंस ही बचेंगे जिन्हें सिर्फ लकड़ी के अजीमो शान जहाज बचा सकते हैं। इस लहू और ख्वाब की जंग तो आज के 10 साल पहले ही शुरू हो गया था, जब राजा डेरियस आया था। वो नहीं चाहता था कि यूनान आजाद रहे, वो यूनान को अपने पैरों पर झुकाने आया था। समंदर के रास्ते उसकी हमलावर फौज मैराथन पहुंची। यूनानी रक्षकों के मुकाबले वो फौज 3 गुना ज्यादा थी। सुबह होने से पहले ही एथेनियंस ने अनहोनी कर दी और वो टूट पड़े। उन्होंने 1 महीने के समुद्री सफर से थके फारसियों पर जहाजों से उतरते ही हमला कर दिया। उनके छावनी बनाने और हथियार बांटने से पहले ही उन पर टूट पड़े। पागलपन की ये रणनीति किसने बनाई? एक मामूली एथेनियन सिपाही ने, जिसका नाम था थेमिस्टिक्लीस। उसने फारसियों को एथनियाई दरिंदगी का मजा चखा दिया। हजारों मरे कटे, जिनमें सैकड़ों अपने थे। तभी मार काट के बीच में एक लम्हा आया और थेमिस्टिक्लीस ने उसे गंवाया नहीं। उसने धनुष उठाया और उस पे तीर चढ़ाकर छोड़ दिया, जिसने राजा डेरियस के सीने को भेद दिया। हालांकि उस पे तारीफों की बरसात हुई, लेकिन थेमिस्टिक्लीस का दिल ही जानता था कि उससे गलती हुई थी। वो डेरियस का बेटा था जर्क्सीस, जिसकी आंखों में उसने इंतकाम की आग देखी थी। थेमिस्टिक्लीस जानता था कि उसे उस लड़के को मार देना चाहिए था, तो वो थेमिस्टिक्लीस था जिसके एक वार ने फारसी हुकूमत की बुनियाद में ऐसी आग लगाई जिसकी लपटें यूनान तक आ पहुंची। चूंकि राजा मौत की दहलीज पर था तो सारे जाबाज सिपह सालार को बुलाया गया। उनमें से सबसे महान योद्धा थी जलसेना सिपह सालार आर्टमेशिया। डेरियस सबसे ज्यादा आर्टमेशिया को पसंद करता था क्योंकि उसने मैदान जंग में फतेह दिलाई थी। उसमें वो काबिल जाबाज योद्धा देखता था जो उसका बेटा कभी नहीं बन सकता था। डेरियस जर्क्सीस को बताता है कि मेरी गलती तुम मत करना, उन यूनानियों को सिर्फ देवता ही हरा सकते हैं, उन्हें छोड़ दो उनके हाल पर। 7 दिनों तक जर्क्सीस शोक के दरिया में डूबा रहा। 8वें दिन आर्टमेशिया ने उसके कानों में पागलपन का जहर फूंका कि उसके पापा की दी हुई सलाह कोई सलाह नहीं थी, एक चुनौती थी। यूनानियों को सिर्फ देवता ही हरा सकते हैं। आर्टमेशिया ने मुल्क के कोने कोने से पुजारियों, जादूगरों और तांत्रिकों को बुलाया। उन्होंने नौजवान राजा को पुरानी नुस्खों में डूबी पत्तियों में लपेटकर रेगिस्तान में भटकने को भेज दिया। एक दिन वो तपिश और प्यास से परेशान एक तांत्रिक के गुफा में जा पहुंचा, जो इंसान के दिलों के अंधेरे कोने में बसते हैं, और उन अंधेरों में उसने खुद को अनैतिक और शैतानी ताकतों को पूरी तरह समर्पित कर दिया। और जब वो निकला तो उसमें जर्क्सीस का कोई भी इंसानी अंग नहीं था। वो एक पत्थर की मूर्ति की तरह साफ और इंसानियत से खाली था। तो इस तरीके से एक दिव्य सम्राट जर्क्सीस का जन्म हुआ, जिसने जंग छेड़ दी। अब मूवी मूव होती है तो थेमिस्टिक्लीस अपने संसद के सदस्यों के साथ होता है, जहां पर वह कहता है कि आर्गस, कोरान, मेगरा, एथेंस और स्पार्टा तक फारसियों का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते, इसलिए हमें साथ मिलकर उन पर हमला करना चाहिए। इसलिए पूरे यूनान की हिफाजत के लिए हमें जहाज दीजिए। तभी संसद का एक सदस्य कहता है कि क्या तुम स्पार्टा से मदद मांगने गए थे? थेमिस्टिक्लीस कहता है कि आप जितना हो सके उतना जहाजी बेड़ा भेजिए, मैं खुद स्पार्टा में मदद मांगने जाऊंगा। अब मूवी मूव होती है तो हम देखते हैं कि जर्क्सीस अपनी विशाल सेना लेकर स्पार्टा से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है। इधर थेमिस्टिक्लीस स्पार्टा आता है, लियोनाइडस को आगाह करने की जर्क्सीस अपनी सेना लेकर हमला करने आ रहा है। तभी वहां रानी गार्गो आती है और कहती हैं कि फारसियों की बात को हमने बिल्कुल नकार दिया है और युद्ध करने के लिए लियोनाइडस अपने पुराने देवताओं के मंदिर आर्कल का आशीर्वाद लेने गए हैं। तब थेमिस्टिक्लीस कहता है, तो मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। मैं इस वक्त संयुक्त यूनान के जहाजी बेड़े का कमान संभाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्पार्टा मेरे साथ आए। आपके सारे जहाज मुझे मिल जाए, मैं उनका वो हाल करूँगा कि जर्क्सीस आने पर पछताएगा। तब रानी गार्गो कहती हैं कि तुम्हें स्पार्टा के जहाज नहीं मिलेंगे। अगर मुझे कोई फिक्र है तो वो है स्पार्टा की हिफाजत करने की।
मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, अब आप जा सकते हैं। थेमिस्टिक्लिस वहां से लौट जाता है अपने साथियों के पास। अब मूवी मूव होती है तो जर्क्सिस स्पार्टा की तरफ निकलता है और आर्टेमिसिया समंदर के रास्ते यूनान की तरफ। अब थेमिस्टिक्लिस के पास उसका दोस्त आता है जिसका नाम होता है स्केलियस, और उसके साथ उसका बेटा भी होता है। अब सेक्लियस आर्टेमिसिया की समंदरी बेड़े की जानकारी देता है। वह कहता है कि आर्टेमिसिया एक बहुत ही मजी हुई कातिल है, समंदर की माहिर और इंतकाम के आग के लिए सुलग रही है। सुना है कि यूनानियों ने उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया है। अब थेमिस्टिक्लिस कहता है, हाँ मैंने भी वो कहानियां सुनी है। उस दिन सिपाहियों ने किसी को नहीं बख्शा, उन्होंने उसके पूरे परिवार का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उनका ध्यान उसकी तरफ गया। बरसों तक यूनान के गुलामों वाले जहाज के तहखाने में रहने के बाद उसे मरने के लिए फेंक दिया गया, जहां पर एक फारसी राजदूत ने उसे मौत के मुंह से निकाला। आर्टेमिसिया ने उस दिन कसम खाई कि वो तब यूनान लौटेगी जब उसे खाक होता देखेगी। फारसी हुकूमत के बेहतरीन जंगबाजों ने उसे तालीम दी और उसे अव्वल दर्जे का तलवारबाज बना दिया। डेरियस उसके कारनामों से बहुत खुश हुआ था, इसलिए जल्द ही वो उसकी सिपह सालार बना दी गई। अब मूवी मूव होती है तो हम देखते हैं कि लियोनाइडस भी अपने बेहतरीन 300 सिपाहियों के साथ आर्कल्स के खिलाफ और स्पार्टा की सेना को छोड़कर नर्क के द्वार निकल पड़ता है। अब थेमिस्टिक्लिस भी अपने सिपाहियों के साथ समुद्र तट पर जंग की तैयारी करता है। अब अगली सुबह आर्टेमिसिया अपने एक कमांडर और उसके साथ में कुछ जहाजी बेड़े को भेजती है युद्ध करने के लिए। इन पर एथेनियन टूट पड़ते हैं और एक एक कर सभी जहाजों पर हमला करने लगते हैं। इस युद्ध के दौरान थेमिस्टिक्लिस एक नीति बनाता है। वह कहता है कि इनकी जहाजें आगे से मजबूत हैं पर बीच से कमजोर। चूंकि यूनानियों की नाव छोटी होती है इसलिए मुड़ने पलटने में तेज होती हैं और वो इसी का फायदा उठाते हैं और फारसी जहाजों को बीच से ठोकर मार मार कर तोड़ देते हैं और उनके सारे जहाजों को समंदर में समा देते हैं। अपने जहाजी बेड़े को हारता देख आर्टेमिसिया अपनी जहाज को पीछे हटा लेती है। अब अगली सुबह आर्टेमिसिया फिर से जंग की तैयारी करती है। वह कहती है, हमारे पास 10,000 जहाज हैं और थेमिस्टिक्लिस के पास सिर्फ चंद नावें, फिर भी हम हार गए। तो क्या कोई ऐसा है जो थेमिस्टिक्लिस को हरा सकता है? तभी एक कमांडर कहता है, सूरज ढलने से पहले आपके कदमों में उसका सर होगा। और वह अपने जहाजों पर सवार होकर थेमिस्टिक्लिस से युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है। इधर थेमिस्टिक्लिस अपनी नाव पर खड़ा होकर उनकी सेना का इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक थेमिस्टिक्लिस अपनी नाव को पीछे हटाने का हुक्म देता है। अब उसका पीछा फारसी जहाजों से करते हैं। चूंकि यूनानियों की जहाजें हल्की और छोटी होती हैं, इस वजह से वो उनके आंखों के सामने से बहुत जल्द ओझल हो जाते हैं। तब उनको फारसी ढूंढने लगते हैं। उस समंदर में बहुत कोहरा ओस होने के कारण उनको सामने साफ दिखाई नहीं देता है, जिस वजह से वो पहाड़ी समुद्री दर्रे में फंस जाते हैं और उनकी जहाज चट्टानों से टकरा टकरा कर चकनाचूर हो जाती हैं। उन्हीं चट्टानों पर पहले से ही थेमिस्टिक्लिस के साथी तैनात होते हैं, जो उनके फंसने पर उनके ऊपर टूट पड़ते हैं और अपनी तलवार की धार से उन फारसियों का लहू समंदर में मिला देते हैं। इस बार फिर थेमिस्टिक्लिस अपने चतुराई से युद्ध जीत जाता है। अब रात होती है और थेमिस्टिक्लिस और उसके साथी अपनी छावनी में आराम करते हैं। तभी आर्टेमिसिया का एक दूत आता है और थेमिस्टिक्लिस से कहता है, आपसे आर्टेमिसिया मिलना चाहती हैं। तब थेमिस्टिक्लिस उसके साथ जाता है और आर्टेमिसिया से मिलता है। आर्टेमिसिया कहती है, तुम मेरे साथ मिल जाओ, तुम एक बहादुर योद्धा हो, मेरे सामने तुम्हारी सेना कुछ नहीं है, मेरे कमांडर बन जाओ और मैं भी तुम्हारी हो जाऊंगी और मेरी फौज भी। बस तुम यूनान की शिकस्त देने में मेरी मदद करो। और आर्टेमिसिया उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है, पर थेमिस्टिक्लिस उसे साफ मना कर देता है उसके साथ मिलने से, जिससे आर्टेमिसिया नाराज हो जाती है और उसे उसके जहाज से निकल जाने का हुक्म देती है। थेमिस्टिक्लिस वापस लौट आता है। फिर क्या था, अगली सुबह होती है। इंतकाम की आग में सुलगती आर्टेमिसिया अपनी शैतानी सेना जल में उतारती है। पूरा समंदर नाव से भर जाता है। इस बार आर्टेमिसिया के सैनिक अपने पीठ पर तेल का गट्ठर बांधते हैं और पानी में तैरकर थेमिस्टिक्लिस के जहाज पर आ जाते हैं। फिर उस तेल पर आग फेंक दिया जाता है,
जिससे थेमिस्टिक्लिस की नावें जलने लगती हैं। इस जंग में कई साथी थेमिस्टिक्लिस के मारे जाते हैं। पूरा समंदर लहूलुहान हो जाता है यूनानियों के खून से। अंत में आर्टेमिसिया अपने बाण से एक जलता हुआ तीर थेमिस्टिक्लिस की तरफ छोड़ती है और वह तीर उसके नाव पर चढ़ रहे एक फारसी के पीठ पर लगती है, जो अपने पीठ पर एक तेल का गट्ठर बांधे होता है, जिस वजह से एक धमाकेदार विस्फोट होता है और थेमिस्टिक्लिस अपने नाव के साथ समंदर में समा जाता है। अब जब आर्टेमिसिया को ये पता चल जाता है कि थेमिस्टिक्लिस अब नहीं रहा, तो वो वहां से चली आती है और थेमिस्टिक्लिस समंदर की गहराइयों में डूबता जाता है। मगर तभी अचानक उसकी आंख खुलती है तो वह मैदान जंग में होता है, क्योंकि उसका एक साथी समंदर से निकाल लाता है। इस जंग में सैकड़ों यूनानी मरते हैं, सिर्फ मुट्ठी भर ही बचते हैं। इधर लियोनाइडस, जो अपने 300 सिपाहियों के साथ में नर्क के द्वार जर्कशीस से युद्ध करने जाता है, वो भी जर्कशीस के हाथों मारा जाता है। अब जर्कशीस उसका गला काट लेता है और लियोनाइडस का तलवार उस कुबड़े इफेल्टियस को देता है और कहता है कि तुम ये तलवार एथेंस लेकर जाओ, ताकि उन्हें पता चले कि मैं आ रहा हूँ। उन्हें जान लेने दो कि उनका हसीन जगमगाता शहर तारीख के पन्ने से मिटने वाला है। इधर डेक्सास थेमिस्टिक्लिस से बताता है कि एक कुबड़े ने लियोनाइडस के साथ गद्दारी की। स्पार्टन्स मौत के घाट उतार दिए गए और नर्क का द्वार खुल गया। अब थेमिस्टिक्लिस कहता है कि इस खबर को यूनान के सारे गांव और शहरों में पहुंचा दो, जिससे हम यूनानियों को एकजुट होने में आसानी होगी। स्पार्टा की कुर्बानी सारे यूनान को एक कर देगी। अब डेक्सास का पैगाम थेमिस्टिक्लिस एथेंस लेकर जाता है और वहीं एथेंस में वो कुबड़ा लियोनाइडस की तलवार लेकर आता है कि जर्कशीस आ रहा है और लियोनाइडस अब नहीं रहा। वहां पर थेमिस्टिक्लिस और उस कुबड़े की मुलाकात होती है। थेमिस्टिक्लिस लियोनाइडस की तलवार ले लेता है और उससे कहता है कि जाकर अपने शहंशाह से कह दो कि हम हमारे बचे हुए कुछ जहाज लेकर समुद्र में ये किस्सा खत्म कर देंगे। अब लियोनाइडस की तलवार लेकर थेमिस्टिक्लिस स्पार्टा जाता है रानी कार्गो को देने। वहां पर वो रानी से मिलता है जो शोक में डूबी होती है। वो रानी से कहता है, मेरी सहानुभूति कबूल करिए रानी साहिबा। राजा लियोनाइडस के साथ जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता और उनकी कुर्बानी भुलाई नहीं जाएगी। रानी साहिबा, इस बार फिर मैं आपसे स्पार्टन समुद्री सेना मांगने आया हूँ। पर रानी कहती है, मैंने अपना बहुत कुछ खोया है और अब मैं नहीं खो सकती। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने बच्चों के हाथ में ये तलवार देकर उन्हें जंग में भेज दूं? तब थेमिस्टिक्लिस उसे लियोनाइडस का तलवार देता है और कहता है कि अपना इंतकाम लीजिए, और वहां से चला आता है। इधर जर्कशीस एथेंस को फना कर राख की ढेर में बदल देता है। उसके साथ आर्टेमिसिया भी होती है। तभी वहां वो कुबड़ा आता है और कहता है कि यूनानी बेड़ा सलामिस की खाड़ी में महफूज है, आप उन्हें मसल सकते हैं। तभी आर्टेमिसिया पूछती है, उनका कमांडर कौन है? तब वह कहता है, थेमिस्टिक्लिस। लेकिन आर्टेमिसिया को तो पता होता है कि उसने थेमिस्टिक्लिस को मार दिया होता है। वह कहती है, यह खबर गलत है। तब वह कहता है, मैंने अभी उसको देखा है एथेंस में। अब आर्टेमिसिया कहती है, हम इसी वक्त उस पे हमला करेंगे। एक बार फिर से जहाजी बेड़े तैयार होते हैं। उस खूनी और लाशों के समंदर में एक भीषण युद्ध शुरू हो जाती है। दोनों तरफ कईयों के सर कटते हैं, खून बहते हैं और लाश गिरती हैं। एक तरफ होता है बहादुर योद्धा जिसने डारियस जैसे दरिंदों को भी मार दिया होता है। दूसरी तरफ एक लड़की जिसके पूरे परिवार को यूनानियों ने फना कर दिया होता है। दोनों के सीने में बदले की आग होती है। अब जैसा कि हर युद्ध का नियम होता है कि राजा या रानी के मरने के बाद में युद्ध समाप्त हो जाती है, इसलिए थेमिस्टिक्लिस अपने जहाज से एक घोड़ा निकालता है और वह मारते काटते आर्टेमिसिया की तरफ बढ़ता है और कुछ ही क्षण में आर्टेमिसिया के पास पहुंच जाता है। अब वो दोनों आमने सामने होते हैं। उनकी तलवार एक दूसरे का परिचय दे रही होती हैं। वो लड़ते लड़ते अपनी तलवार एक दूसरे के गले पर रख देते हैं। तभी आर्टेमिसिया को यूनान की सारी सेना घेर लेती है। रानी गार्गो भी थेमिस्टिक्लिस का साथ देने आ जाती हैं अपनी सेना लेकर। तभी थेमिस्टिक्लिस कहता है, तुम्हें चारों तरफ से घेरा जा रहा है, तुम्हारे खिलाफ पूरा यूनान हो गया है। मैं तलवार हटा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। उनके आने से पहले तुम यहाँ से भाग सकती हो।
मगर आर्टेमिसिया नहीं मानती है और अपना तलवार उठाकर लड़ने लगती है। तभी थेमिस्टिक्लिस अपना तलवार उसके पेट में उतार देता है और इस कहानी का अंत यहीं पर होता है।